वेलकम टू द सेशन एवरीवन। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। एक्साइटेड सभी लोग? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वोकैबुलरी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज वेगरीज। वेगरीज शब्द का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड, वेगरीज, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल ना? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इंडिफैटिगेबल। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसको आप कभी नहीं थका सकते, उस इंसान को आप क्या बोलते हो? उस इंसान को आप इंडिफैटिगेबल, मतलब यू कैन नॉट टायर दैट पर्सन। तो हम याद कैसे कर सकते हैं? इसमें एक वर्ड आ गया फटीग। फटीग शब्द का मतलब क्या होता है? फटीग शब्द का मीनिंग होता है थकावट, टायर्डनेस। तो इनडिफैटिगेबल में इन आ गया, इन का मतलब है नो। तो ऐसा इंसान जो कभी थक, नेवर बिकमिंग टायर्ड, के अंदर एक डिटर्मिनेशन है, वो कभी रुकता नहीं है, कभी थक। टायरलेस है, अनरेमिटिंग, ना रुकने वाला है, एसिडुअस, लगातार मेहनत करना। एंटोनिम्स आलसी है, लिथार्जिक है, इंडोलेंट है, स्लगिश है, आलसी है। तो जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर था, जो लोगों की मदद करता था, वो थकता नहीं था, वो लगातार सुकून दे रहा था उस तबाही मचा देने की बाढ़ के दौरान। वो लगातार लोगों की मदद, थक नहीं। अगर कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे कुछ इडियम्स बताओगे इंसान के जो बहुत मेहनत, अगर दिन रात एक कर रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या हो गया? रात रात भी पड़ रहा है, रात रात भी मेहनत कर रहा है, मीन्स वर्क लेट टिल नाइट, रात रात भर मेहनत कर, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? बर्निंग द। और क्या बोल सकते हैं? कीप वंस नोज टू द ग्राइंड। इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब वर्क वेरी हार्ड। और कोई किसी को याद आ रहा हो? वेरी नाइस। पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, कंधे पे उठा रखा है व्हील को। का मतलब भी क्या होता है? वर्क वेरी हार्ड, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, इतनी मेहनत कर रहा है कि उंगलियां घिस गई हैं, हड्डियां दिखने लगी। मतलब और कोई? बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, मतलब दोनों तरफ से कैंडल जल रही है। इस मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, अभी ठीक है मेरी आवाज? नाउ इज इट ओके? अभी ठीक है? चलो। तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स दोनों तरफ से मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है कि बहुत तेजी से उसकी एनर्जी खत्म होती जा रही है। तो इन सबका मीनिंग था बहुत ज्यादा मेहनत करना। चलिए अगले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इररिप्रेसिबल। सबसे पहले तो देखो लास्ट में आई बी एल ई लग रहा है, फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वेरी गुड, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। जिन शब्दों के लास्ट में आई बी एल ई लगता है वो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव होते हैं। इररिप्रेसिबल, रिप्रेस का मतलब होता है दबाना, तो इररिप्रेसिबल जिसको आप दबा नहीं सकते। इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, सप्रेस और रेस्ट्रेन, जिस इंसान को आप दबा ही नहीं पा रहे हो। अनकंट्रोलेबल है, अनरेस्ट्रेन्ड है, वाइल्ड है, नहीं रोक पा रहे हो। एंटोनिम्स रोक पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो, दबा पा रहे हो। उसका जो जोश था वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से हर कोई इंस्पायर हो रहा था। कितना जोश था उसके अंदर कि मतलब उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। एक बड़ा प्यारा इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, डबल स्टार करके लिखिएगा, लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप मतलब अगर एक बुल घुस जाए किसी शॉप के अंदर तो सब कुछ तबाही मचा देता है ना? इसका मतलब वो इंसान कैसा है? बहुत ही फोर्सफुल है, मतलब बहुत ज्यादा आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हो। इसका मतलब लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। बोलते हैं इन फुल स्टीम है। इन फुल स्टीम का मतलब क्या होता है? इन फुल एनर्जी, पूरा जोश है उस इंसान के अंदर।
क्या बोलते हैं? जिस इंसान के अंदर पूरा जोश होता है वो इंसान लाइव वायर है। और क्या बोलते हैं? फुल ऑफ बीन्स है, मीन्स फुल एनर्जी। पूरा तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन अ फ्रेंजी है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, गो अमॉक। इन दोनों का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड है। आप उस इंसान को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इररिकॉन्सिलेबल। अब देखो लास्ट में ए बी एल ही लग गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया फिर से? एडजेक्टिव। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? रिश्ते ठीक कर देना। डिवोर्स कब होता है? डिवोर्स तब होता है जब दो लोग आपस में इररिकॉन्सिलेबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? दो लोग आपस में क्या हो गए कि उनके बीच के रिश्ते अब ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। इम्पॉसिबल टू ब्रिंग इन टू अग्रीमेंट और हारमोनी, मतलब अग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, शांति ही नहीं आ पा रही है, तभी जाके दो लोग क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इररिकॉन्सिलेबल हो जाते हैं, इनकम्पैटिबल हैं, रिश्ते ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, एंटागोनिस्टिक हैं, आपस में दुश्मन बन चुके हैं, इनकमेंशरेबल हैं, मतलब चीज़ें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं, पैचअप ही नहीं हो पा रहा है। क्या हो गया? दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। अब चीज़ें कंपैटिबल नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है डिवोर्स। एंटोनिम्स कंपैटिबल हैं आपस में, हार्मोनियस हैं, शांति है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसे हैं। तो दोनों कंट्रीज इतनी ज़्यादा दुश्मन हो गई हैं, चीज़ें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं, किस टॉपिक को लेके? वो जो टेरिटरी का जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को लेके चीज़ें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। अगर आप किसी की बात से अग्री कर रहे हो, अगर आप अग्रीमेंट में हो, तो आप क्या देखते हो उस इंसान को? सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब क्या होता है? कि आप सामने वाले की बात से क्या कर रहे हो? अग्री कर रहे हो। चल ठीक है, जो तू कह रहा है, मैं और तू क्या है? वी आर ऑन द सेम पेज। हम सेम पेज पर हैं, मीन्स हम एक दूसरे की बात से अग्री कर। ठीक है, चलो। अब दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो गई, अब चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में शांति स्थापित हो जाए, तो उसके लिए क्या इडियम बोलते हैं? एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। बहुत बार एग्जाम में आता है। एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है? कि आप क्या चाहते हो? कि शांति हो जाए। वॉट यू आर ऑफरिंग, यू आर ऑफरिंग या शांति कर लो। शांति कर लो मतलब क्या कर लो? रिकॉन्साइल कर लो। रिकॉन्साइल का मतलब क्या है? रिस्टोर कर लो फ्रेंडली रिलेशंस, वापस से दोस्त बन जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करते हैं, मतलब क्लियर द एयर। क्लियर द एयर का मतलब क्या है? जो भी हमारे बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं उनको क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं, हवा को साफ करते हैं। जो हो गया पुराना उसको भूल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बरी द हैचेट। बरी द हैचेट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मतलब जो पुराना हुआ उसको क्या करो? भूल जाओ, फॉरगेट प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट या प्रीवियस डिस्प्यूट्स। जिन टॉपिक्स पे लड़ाई हुई थी पुराने वाले पे, उनको क्या करो? रिश्ते अच्छे कर लो। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है कॉन्फ्लिग्रेशन। सबसे पहले तो देखो लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, आप ही लोग मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो क्या होगा? इट विल बी अ नाउन। अ लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर, बहुत बड़ी आग। ब्लेज बोलते हैं, इन्फर्नो बोलते हैं, फायर स्टॉर्म बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आग लग गई। एंटोनिम बुझा दी है आग, क्वेंच कर दिया, बुझा दी है, सप्रेस कर दिया, बुझा दिया। तो जो आग थी वो बहुत ही तेज़ी से फैल गई फॉरेस्ट में, तो बहुत तेज़ी से फैल गई वो आग फॉरेस्ट में। अच्छा, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। जो इंसान आग लगाता है जानबूझ के, उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को बोलते हैं आर्सोनिस्ट। तो आर्सोनिस्ट क्या होता है? जो जानबूझ के आग लगाता है किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के घर में, कि डेलिबरेटली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, जानबूझ के आग लगा। और जो आग लगा रहा होता है उस आग को क्या बोलते हैं? उस आग को बोलते हैं आर्सन। आर्सन क्या है? जो उसने आग लगाई। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अच्छा, जो अपने टोन से आग लगाता है, ऐसा गंदा गंदा बोलता है कि सामने वाला भड़क जाता है, उसको, उस तरह की टोन को क्या बोलते हैं? उस तरह की टोन को बोलते हैं इंसेंडियरी टोन। इंसेंडियरी टोन का मतलब क्या होता है? भड़काने वाली टोन है, कि आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? भड़का रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो। प्रोवोकेटिव टोन बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी टोन भी बोलते हैं इस चीज़ को, भड़काने वाली टोन, सेडिशियस टोन भी बोलते
भड़काने वाली टोन है आपकी, इंस्टिगेटिव टोन भी बोलते हैं, राइट। इन्फ्लेमेटरी टोन भी बोलते हैं। मतलब आपकी टोन कैसी है कि सामने वाला क्या हो जाए, सामने वाला हो जाए। ये जितने भी वर्ड्स हैं हमने जो किए हैं, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव, ऑल ऑफ देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एग्जास्परेशन। एग्जास्परेशन का मतलब क्या है कि आप बहुत चिढ़ गए हो, इरिटेट हो गए हो। लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हो, बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हो। इरिटेशन, एग्रवेशन, वेक्सेशन, बहुत चिढ़ गए। एंटोनिम्स कंपोजर शांत हो, ट्रैंक्विलिटी शांत हो, सेरेनिटी शांति ही शांति है, इक्वानिमिटी आपका माइंड एकदम बैलेंस। तो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गया जब बच्चे बार बार जो असाइनमेंट की गाइडलाइंस थे उनको इग्नोर करे। तो वो जो प्रोफेसर का जो अनॉयंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा प्रोफेसर अब परेशान हो रहे थे कि बच्चे क्यों नहीं असाइनमेंट के रूल्स फॉलो कर। चलो मुझे इसके भी इडियम्स बता दो। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे हो, कितने बताओगे? 10 इडियम्स बता दो, 10 से कम में मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या कर रहे हो? गेट ऑन समवंस नर्व, आप उसकी नर्व्स पे चढ़ रहे हो। गेट अंडर समवंस स्किन, आप उसकी स्किन में जाने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उसको गलत, उसके फेदर्स को रफल कर रहे हो। रफल समवन फेदर्स, उसको इरिटेट कर, परेशान कर। रब समवन द रॉन्ग वे, उसको गलत तरीके से क्या कर रहे हो? रब कर। ड्राइव समवन अप द वॉल, उसको आपने क्या किया? वॉल पे चढ़ा दिया। तब उस इंसान को आप क्या कर रहे हो? उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा आप इरिटेट। चलो ये तो आपने इरिटेट किया। अब दूसरी तरफ के करते हैं, उस इंसान को बहुत गुस्सा आ गया है। किसी इंसान को बहुत गुस्सा आ गया है तो क्या बोलोगे? हिट द सीलिंग। इस इन सब का तो मीनिंग था इरिटेट करना है, आप किसी इंसान को इरिटेट कर। और इन सब का मीनिंग क्या है? उस इंसान को गुस्सा आ गया, वो सीलिंग पे हिट कर गया। सीलिंग की जगह रूफ रूफ भी बोलते हैं। फ्लाई ऑफ द हैंड, मतलब उस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा। सी रेड, उस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आई वॉज शॉर्ट फ्यूज, इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा। का फ्यूज कैसा है? बहुत शॉर्ट। वो इंसान बहुत ब्लो अ गास्केट। इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब था बिकम एंग्री इजीली, बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता है। और इन सब का मतलब क्या है? बिकम एंग्री, इंसान को क्या हो गया? बहुत तेजी आ गया। हाँ, फोम एट द माउथ, ऐसा गुस्सा आया है कि रुक ही नहीं। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इसमें देखो दो रूट वर्ड्स हैं। पहला रूट वर्ड है सर्कम। सर्कम का मतलब है सर्कल, और स्पेक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है देखना। तो आप सर्कल में देखते हुए चल रहे हो, इसका मतलब आप दोनों तरफ देखते हुए चल रहे हो कि क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप क्या हो? आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। जो इंसान सर्कमस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? हद से ज़्यादा केयरफुल होता है। कॉशियस एंड केयरफुल हम इसको कह सकते हैं। कॉशियस है, प्रूडेंट है, वेरी है, चेयरी है, मतलब बहुत केयरफुल है। एंटोनिम्स रेकलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेमिस है, बहुत केयरलेस है। केयरलेस है, रैश है। तो वो बहुत केयरफुल थी अग्रीमेंट को साइन करने से पहले। तो उसने अपना अग्रीमेंट साइन किया, उससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई? केयरफुल हो गई। चलो बहुत दिन से नहीं किए। मुझे प्रूडेंट वर्ड के और थोड़े पॉजिटिव टोन के कितने सिनोनिम्स बताओगे? 50 बता पाओगे? कोशिश कर लो चलो। मुझे 50 सिनोनिम्स बता दो, कोई ऐसा इंसान जो बहुत केयरफुल है, बहुत मेहनती है, बहुत स्किल्ड है, ये तीनों के मिला के करें ट्राई। चलो, प्रूडेंट है तो अभी अभी एक वर्ड किया सर्कमस्पेक्ट, चेरी, वेरी, कॉशियस, केयरफुल, डिस्क्रीट, मेटिकुलस,
स्क्रूपुलस, सेड्यूलस, पंक्टिलियस, कॉन्शियंटियस। कॉन्शियंटियस कौन होता है? जो हमेशा सही काम करता है, जो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, उस इंसान को क्या बोलते हैं? कॉन्शियंटियस। एसिडुअस, जो बहुत मेहनत करता है, एफर्ट्स बहुत लगाता है, इंसान को क्या बोलते हैं? एसिडुअस। हाँ, आप ही लोग मेरी हेल्प करेंगे। फास्टिडियस, बहुत बढ़िया, जो बहुत सोच समझ के एकदम एक्यूरेट काम करता है। फास्टिडियस। हाँ जी। फिर वो सारे वर्ड्स लिख लेते हैं, राइट? वॉचफुल, विजिलेंट, हीडफुल, अलर्ट, जो इंसान क्या हो? बहुत अलर्ट हो, वॉचफुल हो। और कोई वर्ड याद आ रहा है इस कैटेगरी में? अवेयर। अवेयर एग्जैक्ट सिनोनिम में नहीं लिखते। चलो अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में, इसी में स्किल्ड। कोई इंसान बहुत स्किल्ड है तो कैसा है? डेफ्ट है। हम डिलीजेंट, बहुत मेहनती के लिए आ रहा था, चलो लिख लेते हैं। डिलीजेंट का मतलब भी क्या होता है? बहुत एफर्ट लगाता है। डेफ्ट हो गया, अड्रॉइट, अडैप्ट, डेक्स्ट्रस, वाइज, सैगेशियस। कितने वर्ड्स हो गए? पहले इस पेज पे काउंट कर लेते हैं। 3 and 3 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 26 हो गए। 20 मोर वर्ड्स टू गो। 20 मोर वर्ड्स, 24 वर्ड्स और बताने हैं आपको। चलो, सैगेशियस, पर्सपिकेशियस, रैशनल, लॉजिकल, कॉमनसेंसिकल, जुडिशियस। फिर डेफ्ट तो लिख लिया था ना। श्रीव्ड, ये थोड़े से चालाक लोग हो जाते हैं। श्रीव्ड, कैनी, एस्ट्यूट, फॉक्सी, ब्रेनी, विली, विटी। ये सारे कौन से लोग हो गए? जो थोड़े से चालाक होते हैं। चलो, 30 वर्ड्स तो ये हो गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 37 हो गए। 13 मोर वर्ड्स टू गो। 13 शब्द और बताओगे आप लोग मुझे। क्लेवर लिख सकते हैं, चलो। हाँ, क्लेवर, वो इंसान कैसा है? बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। और कोई वर्ड? मैम, डिसर्निंग, वेरी गुड। डिसर्निंग, प्रोफिशिएंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, 9 मोर वर्ड्स टू गो। 9 वर्ड्स और बताएंगे। सेंसिबल नहीं लिखा हमने, सेंसिबल नहीं लिखा, राइट? सेंसिबल, बहुत सोच समझ के एक्शन लेता है। फार साइटेड, दूर की नज़र रखता है, कभी भी कुछ गलत नहीं करता। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? अभी तो 8 वर्ड्स और करने से, चलो फिर कोई बात नहीं, फिर ईडियम स्टार्ट कर लेते हैं ना। गार्डेड, राइट? बहुत सोच समझ के काम करता हो। हाँ, स्कॉलरली, जिसको बहुत नॉलेज हो। स्कॉलरली कह सकते हैं तो बहुत पढ़ा लिखा हो। हाँ, एरुडाइट, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? जो बहुत पढ़ा लिखा हो। नॉलेजिएबल रह गया मैम, राइट? वेरी गुड, नॉलेजिएबल। 1 2 3 4 5 6 7 3 मोर वर्ड्स टू गो। चलो, कोई बात नहीं, अब थोड़े से इडियम्स या कुछ ऐसा लिख लेते हैं। कुछ नाउन फॉर्म्स लिख लेते हैं। अभी हमने सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स लिखे थे। अगर मैं कुछ नाउन फॉर्म्स की बात करूँ तो वेटरन, माइस्ट्रो, एक्सपर्ट, डोएन, वर्चुओसो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कि वो लोग क्या है? वो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन लोगों को अपना काम बहुत अच्छा आता है। मैम, ब्रिलियंट, इंजीनियस रह गया मैम, बिल्कुल सही बोला। इंजीनियस कैसे छोड़ दी? इंजीनियस, ब्रिलियंट रह गया, वेरी गुड। हाँ, ब्रिलियंट, स्मार्ट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए। सारे के सारे वर्ड्स का मतलब क्या था? कि वो इंसान बहुत स्किल्ड है, केयरफुल है, सोच समझ के काम करता है, बहुत बुद्धि वाला है, उसको बहुत कुछ आता है। विजर्ड, राइट? विजर्ड,
ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं। चलिए, मैम सेवी भी रह गया, सेवी। चलिए, आ जाएँ वापस? मैम प्रोडिजी रह गया वहाँ पे। हाँ, प्रोडिजी। प्रोडिजी मीन्स जीनियस। चलो, आ जाते हैं वापस अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन मीन्स बहुत सारा अमाउंट। इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है बहुत सारा, और उसी का नाउन फॉर्म हो जाता है प्रोफ्यूजन, बहुत सारा। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी और अबंडेंस ऑफ समथिंग। तो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप क्या बोलते हो? प्रोफ्यूज अमाउंट। अबंडेंस है, प्लिथोरा है, कोपियसनेस है, बहुत ज़्यादा है, बाउंटी है, बहुत ज़्यादा। एंटोनिम्स कम है, स्कैरसिटी है, डर्थ है, पॉसिटी है, डेफिशिएंसी है, बहुत कम है, स्पार्सनेस बहुत कम। तो इतनी सारी चेरी जो है ब्लॉसम कर जो करी, उसने उस पार्क को इतना सुंदर नज़ारा बना दिया। स्पेक्टिकल मीन्स नज़ारा, ब्रेथ टेकिंग मीन्स बहुत सुंदर। तो स्प्रिंग के दौरान इतना सुंदर नज़ारा बन गया जब इतनी सारी चेरी वहाँ पे। तो प्रोफ्यूजन मीन्स बहुत। अच्छा, कोई चीज़ बहुत कॉमन होती है, बहुत सारी होती है, तो आप उसको क्या बोलते हो? अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? एक पैसे में 12 आ रही। टाइम मीन्स पैसा, डजन मीन्स 12, बहुत कॉमन, बहुत आपको देख कहीं पे भी उसकी कोई भी अलॉट। थिक ऑन द ग्राउंड। थिक ऑन द ग्राउंड ऑल्सो मीन्स व्हाट? इट इज वेरी। हमने डजन की बात करी, एक ईडीएम एग्जामिनेशन पर आता है बेकर्स डजन। डजन का मतलब वैसे 12 होता है, लेकिन बेकर्स डजन में कितने होते हैं? 12 नहीं होते। तो बेकर्स डजन इज व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करके लिखिए। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज एसिडुअस। ये तो अभी हमने किया था प्रूडेंट के सिनोनिम, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्ट, डिलिजेंट है, इंडस्ट्रियस है, हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करना। एंटोनिम्स लेजी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नेग्लिजेंट है, केयरलेस है, इनडोलेंट है, पड़ा रहता है एक जगह, स्लॉथफुल है, एक ही जगह पड़ा रहता है, टॉर्पिड है, हिलता ही नहीं है। तो इतना मेहनती बच्चा था, उसने तो एग्जाम में टॉप किया क्योंकि वो बच्चा बहुत मेहनत। नेक्स्ट वर्ड इज परफंक्टरीली। परफंक्टरी एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा देते हो तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाता है? एडवर्ब। परफंक्टरीली मीन्स आपका मन नहीं, आप डन विद मिनिमल एफर्ट, आपने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया, कोई जोश ही नहीं था, बस आपको करना था तो आपने कर। कर्सरी, बस ऊपर ऊपर से कर दिया, बस कोई मन नहीं लगाया, बस कर दिया। रिसल्टरी मतलब आपका कोई पर्पज ही नहीं था उसका, आपको बस करना पड़ा इसलिए कर दिया। रिसल्टरी का मतलब क्या होता है? कोई मकसद ही ना होना, कोई प्लानिंग ही, आधे दिल से कर दिया। एंटोनिम्स बहुत केयरफुली किया है, बहुत सोच समझ के किया है, बहुत गहराइयों में जाके किया है, बहुत अर्नेस्टली किया है, बहुत एनर्जी के साथ। तो इंस्पेक्टर ने बस ऊपर ऊपर से डॉक्यूमेंट्स को देख लिया, इतनी ज़्यादा उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी, मिसमैचेस थे, बट उसने कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया? ऊपर ऊपर से कोई भी एफर्ट नहीं लगा। चलो कुछ इडियम्स करते हैं। अगर आपने कोई काम सिर्फ ऊपर ऊपर से कर दिया है, उसके लिए इडियम बोलते हैं फोन इन। फोन इन कर दिया मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से, विद वेरी लेस एफर्ट, डन विद वेरी लेस एफर्ट, आपने कोई एफर्ट लगाया है। एक इडियम बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? कि उस इंसान, कोई इंसान आपको कुछ कह रहा था, आपने सिर्फ मुंह तो हिला दिया बट कोई एक्शन, मतलब आपने अपना सपोर्ट तो शो कर दिया, शो सपोर्ट, बट आपने कोई एक्शन नहीं किया, बट नो एक्शन, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऊपर ऊपर से हाँ कर। टिक द बॉक्स, आपको किसी ने काम करने को बोला, आपने सिर्फ बॉक्स पर टिक लगा दिया, एक्चुअल में नहीं किया, मतलब जो चाहिए बट वेरी लेस, आपने जो किया उसमें आपका बहुत कम एफर्ट लगा। इन सब का मतलब क्या होता है? कि आपने सिर्फ उस काम कर दिया ऊपर ऊपर से, कोई गहराइयों में जाके। कोई दिक्कत क्या? वॉइस बहुत कम आ रही है क्या अभी भी? आज आवाज़ इतनी कम क्यों आ रही है? व्हाट शुड आई डू?
एक सेकेंड दो मुझे, लेट मी ऐड अ फिल्टर। नॉइस गेन का एक फिल्टर लगाते हैं। अब बताओ, लग गया? अब ठीक हो गई आवाज? नाउ इज इट ओके? चलिए आगे बढ़े। अब बहुत ज्यादा तो नहीं होगी। अगले वर्ड पे आते हैं इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच, ये वर्ड आपका नाउन है। इन हालांकि इसमें लास्ट में आईवी लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में जनरली आईवी लगता है ना, वो वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। बट इन्वेक्टिव क्या है? नाउन। इन्वेक्टिव का मतलब क्या? आप सामने वाले को बहुत गंदा गंदा बोल रहे हो। अब्यूजिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज, आपने बहुत खराब खराब बोल दिया उस इंसान को, अब्यूज कर दिया, इंसल्ट कर दिया, विलिफिकेशन, बहुत गंदा गंदा बोल। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, ओब्लोकी। इस वर्ड को डबल स्टार करके लिखिएगा। ओब्लोकी का मतलब क्या होता है? सबके सामने आपने उस इंसान को बहुत खराब खराब बोल दिया। एक और वर्ड कैल्यूमनी, सबके सामने बहुत खराब खराब बोल दिया। तो जो खराब बोला है, उन खराब बोलने वाली चीजों का वर्ड ये है। एंटोनिम्स, तारीफ कर दी, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कमेंडेशन तारीफ कर दी, यूलॉजी तारीफ। तो डिबेट क्यों बेकार हो गया? क्योंकि पर्सनल इन्वेक्टिव, मतलब एक दूसरे को लोग क्या करने लगे? बहुत खराब खराब बोलने लग गए, इसलिए वो डिबेट क्या हो गया? बहुत ही खराब हो गया, मजा नहीं आया डिबेट सुनने में, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ होने लग गई। ओब्लोकी और कैलमनी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। चले आज की स्टोरी पे आ जाते हैं, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। द प्राइस ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो पेशेंस और डिसिप्लिन का जो प्राइस है, चलिए आज की कहानी है विवान की। विवान कभी थकता नहीं था, है ना। इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो कभी थके ना। तो वियान कैसा ड्रीमर था? टायरलेस ड्रीमर था, कभी थकता नहीं था। और वियान हमेशा से एक बात पे विश्वास करता था कि सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ और सिर्फ, मियरली मीन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ विश सोचते हैं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो उसके लिए काम करते हैं और शांत करेज के साथ। उसकी जर्नी में बहुत फेलियर्स आए, बहुत देरियां हुई, बहुत बुराई भी हुई, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन इरिप्रेसिबल था। इरिप्रेसिबल मीन्स कोई दबा नहीं सकता था। और जब लोग उसको डिस्करेज कर रहे थे, तब भी वो दब नहीं रहा था उनके आगे। बहुत सारे उसके फ्रेंड्स बहुत कंफर्टेबल जिंदगियां जी रहे थे। विवान अभी भी पढ़ाई कर रहा था, बुक्स पढ़ रहा था, मॉक टेस्ट दे रहा था, रिवाइज कर रहा था, जिसकी वजह से एक इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल मतलब मैच नहीं कर रही थी, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, नॉट मैचिंग, उसकी उम्मीदों के बीच में और रियलिटी के बीच में। कभी कभी उसका माइंड में एक आग लग जाती थी। किस चीज की आग लग जाती थी? डर की, प्रेशर की, सेल्फ डाउट की। और कभी कभी तो बहुत परेशान भी हो जाता था, इरिटेटेड हो जाता था जब उसके एफर्ट से उसे रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता था कभी। कोई भी उसकी बुराई करता था, कोई भी उसके बारे में कुछ खराब बोलता था, वो कभी रिएक्ट नहीं करता था। इन्वेक्टिव मीन्स अब्यूजिव। वो उसकी जगह बहुत केयरफुल हो जाता था, सर्कमस्पेक्ट मीन्स केयरफुल, और अपने शांति को प्रोटेक्ट करता था। उसने ना ऐसे परफंक्चुअली पढ़ना तो बंद किया। परफंक्चुअली मीन्स किसी ऊपर ऊपर से पढ़ लो नहीं, उसने ऐसी सब चीजें छोड़ दी और उसने पूरे फोकस के साथ पढ़ना स्टार्ट किया। अपनी हर गलती को एनालाइज करता था, बहुत ही मेहनत वाले एटीट्यूड के साथ। उसकी नोटबुक्स में इतने सारे भर गई, उसकी नोटबुक स्ट्रैटेजी से, करेक्शन से, वोकैबुलरी से, और जो लेसन उसने सीखे थे दर्द से। महीने निकले, बाकी लोगों को उसको सिर्फ स्ट्रगल दिख रहा था। विवान जो है पेशेंस और डिसिप्लिन फॉलो कर रहा था। फाइनली सक्सेस जब आई, लक की तरह नहीं आई कि लक था, नहीं, वो उस इंसान का रिवॉर्ड थी जिस इंसान ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी रुकने से, झुकने से मना कर दिया था। तो अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो ऐसी कोई मेहनत नहीं होती है, ऐसा कोई एफर्ट नहीं होता है जिसका आपको रिजल्ट ना मिले। अगर आपका हार्डवर्क, अगर आपकी मेहनत आपकी पूरी पूरी निष्ठा से करते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से करते हो, फियर, डर को अपने से दूर रखते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हो, ऑनेस्टी से अगर आप मेहनत करते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोलते, अपने आप को धोखा नहीं देते, तो ऐसी कोई मेहनत नहीं है जिसका रिजल्ट ना मिले। आज नहीं तो कल मिलेगा,
लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। और जब रिजल्ट मिलता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि एक एग्जाम निकलता है। जब रिजल्ट मिलता है ना, तो 5-5, 6-6 एग्जाम्स एक साथ निकल जाते। तो बस पेशेंस रखो, वही आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा है। डिसिप्लिन रखो। सक्सेस उन लोगों की होती है जो लगातार मेहनत करते हैं, तब भी जब रिजल्ट में टाइम लग रहा होता है, तब भी वो लगातार मेहनत। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। न्यूमिसमैटिस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जो इंसान कॉइन्स को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिसमैटिस। एक तो न्यूमिसमैटिस ऑथर का एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, और एक वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में आता है, कार्टोग्राफर। ये दोनों वर्ड जनरली साथ में आते हैं। कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप्स बनाता है ना, वन हु मेक्स मैप्स, स्टडीज मैप्स। मैप्स जो स्टडी करता है, बनाता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। परक्विजिट मीन्स एक तो आपको सैलरी मिल गई, उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो आपके परक्विजिट्स होते हैं। मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट जो सैलरी के अलावा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल उसको सैलरी तो मिलती है, उसको गाड़ी भी मिली हुई है कंपनी से। परक्विजिट्स। इररेवोकेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो बदल नहीं सकते। जो मैंने बोल दिया वो भगवान भी नहीं बदल सकता। कुछ लोगों के अंदर इतना घमंड आ जाता है जब वो पैसा कमा लेते हैं या पावर ले लेते हैं। तो इररेवोकेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अर्गोमेनिया, अर्गोमेनिया एक बहुत बड़ी, अर्गो एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है काम, और मेनिया का मतलब होता है पागलपन। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर ना काम करने का पागलपन होता है। वो कोई छुट्टी पे नहीं जाते, कोई वेकेशन नहीं लेते, कोई हॉलीडे नहीं लेते, कोई रेस्ट नहीं करते, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। तो अर्गोमेनिया मीन्स एक्सेसिव डिजायर टू। फ्रेजल वर्ब्स, टेक आउट। टेक आउट मीन्स चलो यार कहीं बाहर, शैल आई टेक यू आउट मीन्स डेट पे कहीं लेके जाना, या फिर डिनर के लिए, मूवीज के लिए, कहीं पे भी आप किसी इंसान को बाहर लेके जा रहे हो। टेक आउट। टेकअप, आपने कोई नया हॉबी स्टार्ट किया, अभी अभी आपने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। बैडमिंटन हॉबी में नहीं आएगा, हॉबी होती है जब अकेले करते हो। अभी अभी आपने डांस करना स्टार्ट किया। टेकअप। टॉक बैक, आपने किसी से बहुत बदतमीजी से बात करी है। रिस्पॉन्ड इन एन इम्पोलाइट वे टू एन एडल्ट, कोई आपको कुछ बोल रहा था, आपने उससे बहुत बदतमीजी से बात करी, स्पेशली एडल्ट से जो आपसे बड़ा है। टॉक बैक। टॉक ओवर, लेट्स टॉक इट ओवर, इसको डिस्कस करते हैं ना, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर डिस्कशन कर ले डिवोर्स लेने से पहले, और टॉक ओवर। ईडियम्स पे आ जाते हैं। आज हम ईडियम्स करने वाले हैं बोन बेस्ड ईडियम्स। मैं आपको ईडियम्स हमेशा कैटेगरी वाइज करवाती हूँ। वोकैब प्रोडिजी जो आपकी बुक है उसमें भी कैटेगरी वाइज ही ईडियम्स दे रखी है। क्यों? क्योंकि जब हम एक कैटेगरी एक साथ करते हैं तो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद होती है। बेयर बोन्स मीन्स बहुत बेसिक, मिनिमम। बेयर बोन्स सिर्फ हड्डी हड्डी है, मतलब बेसिक चीज़ जो होनी चाहिए वो है। टू द बोन, आप गहराइयों, उसकी बोन तक चले गए, मतलब एकदम गहराइयों तक चले गए, डेप्थ में चले गए। बोन टू पिक विद समवन, मुझे एक ना नाराजगी है किसी के साथ जिसके ऊपर मुझे डिस्कशन करना है उसके साथ। मीन्स एक नाराजगी है मेरी किसी के साथ जो मुझे डिस्कस करके ठीक करनी है। आई हैव अ बोन टू पिक विद हिम। हाँ, मुझे उसके साथ एक टॉपिक पे कुछ लड़ाई सी चल रही है, वो डिस्कस करनी है। गेट अंडर समवन स्किन, स्किन आ गया, या अभी हमने पढ़ा अनॉय करना, इरिटेट करना। मेक नो बोन्स अबाउट इट, मतलब मैं ना ऐसे कोई झिझकूंगी नहीं, मैं डायरेक्टली बात करूंगी। टू स्पीक डायरेक्टली, मेक नो बोन्स। अच्छा, बोन ऑफ कंटेंशन क्या था? बोन ऑफ कंटेंशन क्या था? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं इसको, झगड़े की जड़। राइट, रीजन ऑफ फाइट। तो झगड़े की जो जड़ होती है वो क्या होती है? बोन ऑफ कंटेंशन, रीजन ऑफ फाइट। चलिए, ये स्टोरी आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आज के आर्टिकल पे आ जाते हैं। कहाँ गया आज का आर्टिकल? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, चले तो पहले आज का आर्टिकल पे आ जाते हैं, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6500 स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, बट 6500 लाइक्स अभी तक नहीं है। तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को। एवरीवन विल लाइक द सेशन। कर दिया सभी ने? हो गए 6500 लाइक्स? यस और नो? चलो, इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट। इम्प्लीमेंटेशन तो पूरा हो चुका है,
लेकिन वर्कर्स जो है वो अभी भी कमजोर है। वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है? प्रोन है, ससेप्टेबल है। ये ना एग्जामिनर इन तीनों वर्ड्स में बहुत आपस में खेलते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे तो इन्हीं तीनों वर्ड्स में आपस में सिनोनिम्स पूछते रहते हैं एग्जामिनर। तो बहुत ससेप्टेबल है, प्रोन है, वल्नरेबल है, मतलब कमजोर है, इजी टू अटैक। इजी टू अटैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम भी बहुत बार एग्जाम में आता है, सिटिंग डक। सिटिंग डक मीन्स वो कुछ नहीं कर रही है, बैठी हुई है बस, तो बहुत इजी टू अटैक हो जाती है। चलिए मैम, आज आपकी आवाज़ इतनी अजीब क्यों लग रही है, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है, इसलिए मैं थोड़ा शायद धीरे भी बोल रही हूँ, इसलिए मुझे माइक बहुत पास भी रखना पड़ रहा है। बट जिंदगी है, ये तो चलता रहेगा ये सब। चलो सभी लोग पढ़ेंगे पहले, एवरीवन विल रीड इट। ऑल द बेस्ट। डन एवरीवन? चलिए लेट्स डिस्कस इट। द नोटिफिकेशन ऑफ द रूल्स। तो जो रूल्स आए हैं, नोटिफाई किए गए हैं, मतलब सामने रखे गए हैं अंडर द 4 लेबर कोड्स। तो 4 लेबर कोड्स के अंदर काफ़ी सारे रूल्स जो रखे गए हैं, तो उनको जो नोटिफाई किया गया था मई में, जो मई में उनको बताया गया था, हैज़ कंप्लीटेड द लीगल फ्रेमवर्क। तो पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क जो था, पूरा का पूरा लॉज वगैरह जो थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब वो इंडिया के लेबर रिफॉर्म्स में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इंडिया के लेबर रूल्स जो है उनमें ऐड हो जाएंगे, जिन लेबर रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था 2019-20 में। तो 2019-20 में जिन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था, उनके अंदर अब जो रूल्स आए हैं, जो 4 लेबर कोड्स के हैं, उनका सारा का सारा काम पूरा हो चुका है। दीज कोड्स, अभी कौन कौन से कोड्स हैं? कोड ऑन वेजेस है 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स है 2020, कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ये सारे के सारे चारों कोड्स हैं जो उन रिफॉर्म्स के अंदर आए थे। लेकिन जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं, जो लोगों के जो ग्रुप होते हैं, जो वर्कर्स के ग्रुप होते हैं, ट्रेड यूनियंस, मैं अभी सामने नहीं आई आपके, तो सॉरी, ठीक है। जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं और जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स मीन्स जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चर्स वगैरह हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। क्रिटिसाइज़ किया है मीन्स बुराई करी है। किस चीज़ की बुराई करी है? बहुत सारे सेवरल प्रोविजंस, प्रोविजंस मीन्स कंडीशंस, तो बहुत सारे कंडीशंस की बुराई की गई है, आर्ग्यूइंग दैट। और वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि वो कमज़ोर बना रहे हैं वर्कर्स के हकों को। तो वर्कर्स को जो हक दिए जाते हैं, जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो क्या हो रहा है? कमज़ोर हो रहा है। सिंस रूल्स, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, इनको एसओपी बोलते हैं। एसओपी का मतलब क्या? इनके हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। फॉर इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन, तो जितने भी लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए किया जाता है। देयर वर एक्सपेक्टेशंस, ये उम्मीदें थी। क्या उम्मीदें थी? दैट दे वुड एड्रेस, कि वो ठीक करेंगे, एंड मॉडरेट, और कम कर देंगे। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस द इंटेंसिटी। जितने भी कंटेंशियस, कंटेंशियस मीन्स लड़ाई कराने वाले, तो जितने भी लड़ाई कराने वाले प्रोविजंस थे, प्रोविजंस मीन्स कंडीशंस, उनको थोड़ा सा ठीक किया जाएगा, ऐसी उम्मीदें थी सरकार से। लेकिन हुआ क्या? बहुत सारी चिंताएं अनरिजॉल्व रह गई, सरकार ने उनके ऊपर कुछ भी नहीं। अब मेजर क्रिटिसिज्म, एक जो मेजर बुराई थी, वो किस चीज से रिलेटेड थी? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड्स।
एक बुराई जो की गई, एक जो क्रिटिसाइज किया गया, वो किस टॉपिक को किया गया कि इन कोड्स ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया, मान लिया। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस में तो चलता आ रहा है बहुत सालों से, लेकिन कोड ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, सजेस्ट नहीं किया कि कितना टाइम होगा। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट टेन्योर मीन्स टाइम, कितना टाइम होगा, ये चीज़ नहीं बताई कोड ने, और ना ही इसने बताया कि कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, उसके ऊपर ना ही कोई लिमिट लगाई। तो बेसिकली ऑथर क्या कह रहे हैं? ऑथर यही कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इन कोड्स में, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने बुराई करी, तो सरकार से उम्मीदें थी कि सरकार उन प्रॉब्लम्स को ठीक करेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सरकार ने ठीक नहीं किया। उनमें से एक जो चीज़ थी वो थी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में कितने साल का काम आएगा वो कोड ने नहीं बताया, कितने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स हो सकते हैं वो भी कोड ने नहीं बताया। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। बेटा मुझे पता है आप लोगों को साउंड को लेके आज दिक्कत हो रही है, बट मैं ना जितना तेज बोल सकती हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। शायद वीकनेस है फीवर की वजह से, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मैं जितना तेज़ बोल पाऊँ मैं उतना तेज़ बोल लूँ। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द रूल्स कुड हैव इंट्रोड्यूस्ड, इन रूल्स में क्या हो सकता था? इन रूल्स में सेफ गार्ड्स हो सकते थे। सेफ गार्ड्स मीन्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हो सकते थे, जैसे कि आप कम से कम 1 ईयर का टेन्योर तो रखो। टेन्योर मीन्स टाइम, आप 1 ईयर का टाइम तो रखो, और रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे, रोक लगा सकते थे बार बार रिन्यूअल्स पे, कि बार बार रिन्यू मत करो, जिससे कि एम्प्लॉयर्स जो है रेगुलर जॉब्स को रिप्लेस ना करें विद एंडलेसली रिन्यूड फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो होता क्या है, मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझा रही हूँ, तब आपको जाके एक लाइन ये समझ में आएगी। किसी एम्प्लॉयर को किसी को जॉब देनी है, इस इंसान को जॉब देनी है मान लो, ठीक है। अब इसके पास दो ऑप्शन होते हैं एम्प्लॉयर के पास, या तो इसको ये अपना एम्प्लॉय बना ले, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दे दे। अगर ये एम्प्लॉय बन गया तो ये जो एम्प्लॉयर है इसको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, पीपीएफ देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयर्स बहुत शाने होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं हम ना कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे तो हमें कुछ ये सब सोशल सिक्योरिटी वगैरह कुछ देनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं और बार बार उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते रहते हैं। तो ऑथर ने बोला कि ये गलत है, रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए थे सरकार को कि अब बार बार रिन्यू मत करो। तो रेस्ट्रिक्शंस अगर होते कि बार बार रिन्यूअल पे, तो बार बार रिन्यू नहीं हो पाता, तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई की तरह ही या रेगुलर जॉब की तरह ही करवाना पड़ता काम। तो सरकार को रिपीटेड रिन्यूअल्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए थे, और एक मिनिमम 1 ईयर का तो टेन्योर रखना चाहिए था कि अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हो तो कम से कम 1 ईयर के लिए तो रखो। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार एक साइड चुप हो गई। तो सरकार का साइलेंस था इन इश्यूज पे, तो डर पैदा हो गया है कि इस चीज को मिसयूज किया जाएगा। द कोड ऑन वेजेस रूल्स, तो जो रूल्स आए हैं इनकी बुराई और भी क्यों की जा रही है, इनकी बुराई इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये सिर्फ एक वेग मीन्स अनक्लियर,
ये अनक्लियर डेफिनेशन देते हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं देते ऑफ द फ्लोर वेज, कि फ्लोर वेज क्या है एंड फ्लोर वेज अभी हम पढ़ेंगे क्या होती है, एंड फेलिंग टू क्लियरली डिस्टिंग्विश, और ये जो रूल्स हैं ये क्लियरली अलग नहीं कर पा रहे हैं, किस चीज़ से किस चीज़ को अलग नहीं कर पा रहे हैं, फ्लोर वेज को अलग नहीं कर पा रहे हैं मिनिमम वेज से। अब मिनिमम वेज क्या होती है? मिनिमम वेज होती है जो कम से कम अमाउंट कोई इंसान काम करता है तो उसे मिलना ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 700-800 रुपीज़ पर डे का उसे मिलना ही मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं मिनिमम वेज। फ्लोर वेज क्या होती है? फ्लोर वेज होती है कि ये एक बेस लाइन है, इसके नीचे आप मिनिमम वेज को नहीं लेके जा सकते, तो उसको बोलते हैं फ्लोर वेज। तो फ्लोर वेज मीन्स ये तो बेस है ही है, इसके नीचे मिनिमम वेज नहीं जा सकता। तो ऑथर ने डिफ्रेंसिएशन भी नहीं बताया कि फ्लोर वेज और मिनिमम वेज में डिफरेंस क्या है, सरकार ने नहीं बताया। ऑल दो कंसल्टेशन, हालांकि बातचीत चल रही है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और ये मैंडेटेड है, ये कंपलसरी करी गई है, नो डिटेल्ड फ्रेमवर्क हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया कि कैसे बातचीत होगी। मेकिंग द प्रोसेस, तो इसकी वजह से जो प्रोसेस है इसकी पोटेंशियली मीन्स केपेबल हो गया है सिंबॉलिक, सिर्फ दिखावे का प्रोसेस रह गया कि हम बातचीत कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, बट क्या बातचीत हो रही है, कैसे बातचीत होगी, कोई सिस्टम नहीं बना। द रूल्स ऑल्सो कॉन्टिन्यू, ऊपर से क्या है, अभी भी पुरानी प्रैक्टिस चल रही है, आउटडेटेड मीन्स ओल्ड, ऑब्सोलीट। तो इन रूल्स में अभी भी पुरानी प्रैक्टिस चल रही है। 4 मेंबर की फैमिली को क्या माना जा रहा है? 3 कंजम्पशन यूनिट माना जा रहा है। अगर 4 लोग हैं फैमिली में तो उसको क्या बोल रहे हैं कि 3 ही कंजम्पशन यूनिट है, 3 ही लोग हैं जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। असाइनिंग लोअर वेट टू एडल्ट फीमेल्स, जो एडल्ट फीमेल्स हैं उनको वेट कम दे रहे हैं कंजम्पशन यूनिट से, मतलब फीमेल्स तो कम खाना खाती है या कम चीज़ों को कंज्यूम करती है, ये चीज़ मानी जा रही है आज भी। एंड देयर बाय मीन्स एज अ रिजल्ट, और इस चीज़ का रिजल्ट क्या हो रहा है? परपेचुएटिंग मीन्स फैल रहा है जेंडर बायस, बायस मीन्स पार्शियलिटी, एक तरफा व्यवहार, जेंडर बायस हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है। फर्दर मोर, इसके अलावा जो आर्ली वेज है, जो घंटे का काम है, इज डेराइव्ड बाय, वो कैसे निकाला जा रहा है कि आप डेली वेज को 8 घंटे से डिवाइड कर रहे हो। तो कोई इंसान को अगर 800 रुपये 8 घंटे के मिलते हैं तो बाय 8 करके उसकी आर्ली वेज निकाली जा रही है कि 100 रुपये घंटा। बट क्या ये सिस्टम सही है 100 रुपये घंटा का? नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है। ये 800 रुपये कमाने के लिए भी उसकी उतनी ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी होगी, उसने ट्रैवल किया होगा, उतना ही टाइम लगा होगा, उतना ही एफर्ट लगा होगा। तो 100 रुपीज़ पर आवर के लिए भी अगर वो आता है तो भी उसका उतना ही ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, उतना ही टाइम लगा होगा ट्रैवलिंग में। तो ये गलत मेथड होता है कि आप आर्ली वेज को डेली वेज बाय 8 कर दो, ये गलत होता है। अब मेथड क्रिटिसाइज्ड, और इस मेथड की बुराई की जाती है कि ये मेथड कंसेप्चुअली फ्लॉड है। ये मेथड का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है, मीन्स गलत है। फ्लॉड का मीनिंग क्या होता है? गड़बड़ है। स्पेशली, और स्पेशली किसके लिए? जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घर घर आके काम, गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं? जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे कि जोमेटो पे, उबर पे, जो किसी कंपनी का पार्ट नहीं होते हैं, किसी प्लेटफॉर्म का पार्ट होते हैं और उस एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं, ब्लिंकिट पे, उस तरह के वर्कर्स को गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोलते हैं। तो ऑथर ने प्रॉब्लम्स बताई हैं कि नए रूल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी।
अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? सिमिलरली जो सोशल सिक्योरिटी कोड रूल्स हैं वो क्लैरिफाई नहीं करते कि क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का, वो एम्प्लॉयड हैं नहीं हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगा नहीं दिया जाएगा, कोई बात नहीं बताते। जिनको क्या माना जा रहा है, आज भी सेल्फ एम्प्लॉयड माना जा रहा है कि वो खुद से ही काम कर रहे हैं, एंड आउटसाइड फॉर्मल लेबर प्रोटेक्शंस। और जितने भी प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं जो किसी लोग कंपनी में काम करते हैं, उससे उनको बाहर रखा जा रहा है, मतलब उनको वो सारे प्रोटेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। द रूल्स ऑल्सो फेल टू स्पेसिफाई, रूल्स इस बात को भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कितना मैंडेटरी है ग्रेच्युटी इंश्योरेंस। ग्रेच्युटी इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि मतलब ये सारे के सारे टर्म्स होते हैं कि आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप धीरे धीरे करके अपनी सैलरी से फंड्स बनाते हो, उसमें एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर कोई एम्प्लॉई है, वो उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई या वो रिटायर कर रहा है, तो उसको एक पूरा का पूरा अमाउंट जो मिलता है वो ग्रेच्युटी इंश्योरेंस का मिलता है। तो ये भी नहीं बताया गया है कि कितना मैंडेटरी है, किन किन कंपनीज को करना है, कितना करना है। ये ग्रेच्युटी इंश्योरेंस जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम नॉन पेमेंट बाय एम्प्लॉयर्स। मान लो किसी एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं दी, पे नहीं किया, तो ये उनको हेल्प करता है वहाँ पे। तो ये कितना मैंडेटरी है, ये बात भी नहीं बताई। जो रूल्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अंदर, इनको अब एक ट्रेड यूनियन की ज़रूरत होगी जो कि कम से कम 30 टू सिक्योर एटलीस्ट 30% मेंबरशिप फॉर रिकॉग्निशन। तो चलो, अब रिकॉग्नाइज होने के लिए इनको क्या चाहिए होगा, ट्रेड यूनियन ज़रूरी होगा, और उस ट्रेड यूनियन में कम से कम 30% लोगों की मेंबरशिप होनी। तो इसका मतलब है जो छोटे छोटे यूनियंस होंगे जिनमें 30% मेंबरशिप नहीं होगी, लोग 30% मेंबरशिप का मतलब क्या है कि जितने लोग वर्क कर रहे हैं उनमें से 30% लोग उस ट्रेड यूनियन का पार्ट हो। तो जो छोटे छोटे ट्रेड यूनियंस होंगे वो तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो तो इन रूल्स को नहीं अप्लाई करवा पाएंगे। मीनवाइल उसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन रूल्स हैं वो उनमें हट गए, ओमिट मीन्स रिमूव हो गए हैं। जो इम्पोर्टेंट वेलफेयर कदम उठाए गए थे प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स मतलब जो प्लांटेशंस में काम करते, खेतों में काम करते, एंड फेल टू डिफाइन, और ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी कोर, कोर मीन्स मेन, और कौन सी नॉन कोर जो कि मेन नहीं है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम सबको साथ में लेके चलें तो रूल्स जो है एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। सरकार के पास एक अवसर था चीज़ों को ठीक करने का, बट सरकार ने ठीक नहीं किया चीज़ों को, और जो इम्पोर्टेंट चिंताएं थी वो सरकार ने चीज़ ठीक नहीं करी। की मीन्स इम्पॉर्टेंट, और सरकार के पास जो एक अवसर था कि वो प्रोटेक्शन को बढ़ा सकता था इंडिया की वर्किंग क्लास के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को भी सरकार ने मिस कर। तो ऑथर की जो टोन है वो कैसी है, क्रिटिकल है। ऑथर ने हमें इस पूरे पैराग्राफ में इन रूल्स में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वही बताई। क्वेश्चंस पर आ जाएं। एवरीवन रेडी फॉर क्वेश्चंस? ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। अच्छा, आप लोगों को एक बात बतानी थी। 27th ऑफ जून को आई एम कमिंग टू प्रयागराज। तो बहुत टाइम से आप लोगों से मिली नहीं थी, बहुत ज़्यादा मिलने का मन था। तो 22 तारीख को हम प्रयागराज आ रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। एग्जैक्ट लोकेशन और डिटेल्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। 27th ऑफ जून इज़ द डे, मॉर्निंग 11 AM, 10 और 11 AM। एग्जैक्ट डिटेल्स और चीज़ें मैं आपको सारी की सारी शेयर कर दूँ। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ, और जहाँ-जहाँ आप चाहते हैं कि मैं आऊँ, तो आई विल ट्राई कि एटलीस्ट वन्स अ मंथ, एक बार 1 महीने में कहीं न कहीं मैं विज़िट करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ से हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफ़ाई कि अभी जून में तो प्रयागराज आ रहे हैं हम, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएँ। मतलब एक स्टेट हम कवर करेंगे 1 मंथ। जैसे इस बार हम यूपी जा रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम झारखंड जाएँ या किसी और, वी विल कवर 1 स्टेट इन 1 मंथ। तो एक स्टेट में एक ही जगह आ पाएँगे, तो इस बार हम प्रयागराज आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। पैसेज के हिसाब से ये जो नए लेबर कोड रूल्स हैं, इनकी बुराई क्यों की जा रही है? क्योंकि ये जो है बार्गेनिंग राइट्स बढ़ा दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ही उल्टा दे रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे लड़ाइयाँ हो रही थी, वो अभी भी अनएड्रेस्ड है, उनका जवाब नहीं दिया है और ये प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। सही बात है। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी पूरी तरीके से हटा दी है? नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं हटा। आंसर इज सी, ओनली बी। सिर्फ और सिर्फ बी आंसर। अगला, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस डर को सपोर्ट कर रहा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की वजह से जॉब सिक्योरिटी नेगेटिवली अफेक्ट होगी? रेस्ट्रिक्शंस नहीं है रिपीटेड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स पे, तो इससे क्या होगा, लोग जो है टेम्पररी हायरिंग ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और ड्यूरेशन भी नहीं दे रखी है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े टाइम के लिए भी लोग हायरिंग कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर करना चाहिए, तो वो उन्होंने नहीं किया। तो हो सकता है कोई 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए भी हायरिंग होना है। रिकॉग्निशन ऑफ एफटीई, एफटीई के रिकॉग्निशन से परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस मिल जाता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि परमानेंट एम्प्लॉय स्टेटस मिलता है। आंसर इज ए, बोथ ए। मैम देहरादून आ जाओ, देहरादून वालों से तो मैं मिलती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं पे भी जाती हूँ, तो देहरादून वाले तो मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते ही रहते हैं जनरली। तो आपसे तो मैं कभी भी मिल जाऊँगी, हाँ। Why is the methodology used for determining wages under the Code on Wages rules criticized? क्रिटिसाइज क्यों किया गया? इसने सेपरेट वेज स्ट्रक्चर डाला है प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑक्यूपेशंस के लिए, तो जो लोग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनका वेज स्ट्रक्चर अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। ये इस अजम्पशन पे है कि ऐसे अजम्पशंस लिए गए हैं जिसमें जेंडर बेस्ड अंडर वैल्यूएशन है। सही बात है, फीमेल को कम माना जाता, 4 की फैमिली को 3 माना जा रहा था, तो जेंडर बेस्ड अंडर वैल्यूएशन। सही बात है। मैं मथुरा आगरा, अच्छा वो भी बता देती हूँ। आई एम गोइंग टू आगरा, मतलब हमारे घर की लास्ट शादी है। चलो एक बार बस लास्ट, फिर रीडिंग कॉम्प्लेक्स, हमारे घर की लास्ट शादी है। आई विल बी गोइंग टू आगरा ऑन 20th। तो 20th से लेकर 22nd तक आई एम इन आगरा। तो जो आगरा वाले हैं उनके लिए भी एक मीटअप प्लान करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ आ जाए। अब कोई बात नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड, अब पूरा का पूरा यहाँ। इट एम्प्लॉयज अ सिंपलिस्टिक आर्ली वेज कैलकुलेशन। बहुत सिंपल सी आर्ली वेज कैलकुलेशन है जो सही नहीं है। सही बात है, इन्होंने कैलकुलेशन तो सिंपल कर ली कि 8 घंटे का इतना है तो 1 घंटे का इतना होगा, बट वो सही नहीं है। तो आंसर इज बी, बोथ बी एंड बी और सी दोनों के दोनों सही। अगला, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पैसेज के हिसाब से? जो वेज रिलेटेड रूल्स हैं वो एक मेथड कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें एडल्ट फीमेल्स को कम वेट दिया जा रहा है, कंजम्पशन वेट। सही बात है। रूल्स ने एक ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म दे दिया है क्या? ग्रेचुइटी इंश्योरेंस के लिए नहीं दिया है। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस रूल्स हैं उनमें कुछ वेलफेयर मेजर्स को हटा दिया गया, एक्सक्लूड किया गया, लिखा हुआ था प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। आंसर इज बोथ ए एंड। अगला,
इनमें से कौन सा है जो ऑथर की टोन बता रहा है? स्केप्टिकल, हाँ, ऑथर डाउटफुल तो बहुत ज़्यादा है। सेलिब्रेटरी तो नहीं है, ऑथर खुश तो नहीं है। इवैल्यूएटिव, हाँ, ऑथर चीज़ों को इवैल्यूएट तो कर रहे हैं। आंसर इज सी, बोथ ए। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाएं आर्टिकल पे, स्किमिंग वाले आर्टिकल पे। बट उससे पहले आज हम पार्सिंग करेंगे। एक दिन पार्सिंग करते हैं, एक दिन एरर डिटेक्शन करते हैं। तो इट्स टाइम टू पार्स। पार्स का मतलब समझते हो? पार्सिंग क्या होता है? पार्सिंग होता है कि हम सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करेंगे। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी लोग सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताएं, एवरीवन। सिमिलरली क्या हो गया? एडवर्ब, द आर्टिकल, सोशल सिक्योरिटी कोड रूल्स पूरा का पूरा नाउन, डू वर्ब, या डू नॉट को पूरा वर्ब भी मान सकते हो, जैसे नॉट एक एडवर्ब होता है। क्लैरिफाई वर्ब, द आर्टिकल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूरा नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन, गिग नाउन, एंड कंजंक्शन प्लेटफॉर्म नाउन। फिर गिग वर्कर्स को पूरा मानोगे तो गिग एक एडजेक्टिव हो गया, प्लेटफॉर्म वर्कर्स पूरा मानोगे तो प्लेटफॉर्म भी एडजेक्टिव है, तो इन दोनों को एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। वर्कर्स नाउन, हु कंजंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यू वर्ब, टू preposition, be verb, treated verb, as adverb, self employed adjective, and conjunction, outside and treated as self employed and are out। अच्छा, कहाँ पर है वो? आउटसाइड फॉर्मल लेबर, आउटसाइड preposition, फॉर्मल एडजेक्टिव, लेबर प्रोटेक्शन को पूरा नाउन भी मान सकते हो, या लेबर इज एन एडजेक्टिव, प्रोटेक्शन नाउन। स्कोर्स एवरीवन, कितने लोगों के सारे सही निकले? स्कोर्स तो नहीं पूछूंगी इसमें, कितने लोगों के सारे सही निकले? तो बेसिकली हम पार्सिंग क्यों करते हैं? हमारा पार्सिंग करने का एक ही रीज़न होता है कि अगर हमें पता लग जाए कि कौन से वर्ड का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो हमारे लिए एरर डिटेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस। तो पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम ऐसे ही करेंगे, एक दिन हम एरर करेंगे, एक दिन पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, एक दिन एरर करेंगे, एक दिन हम पार्ट ऑफ स्पीच। आउटसाइड प्रपोजिशन क्यों है? क्योंकि वो ना बता रहा है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये कहाँ है, ये प्रोटेक्शंस के बाहर है। तो दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बता रहा है, इसलिए आउटसाइड प्रपोजिशन। आगे बढ़े, आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। पहले पूरा आर्टिकल आप स्किम करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 7000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। नेगोशिएटिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म पे डिस्कशन चल रहा है। फेडरलिज्म समझते हो क्या होता है? फेडरलिज्म होता है जहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। तो हायर एजुकेशन में फेडरलिज्म पे डिस्कशन चल रहा है। हायर एजुकेशन इन इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है जहाँ पे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस चेंज हो रहे हैं और इंडियन फेडरलिज्म जो है उसका नेचर बदल रहा है, डेवलप हो रहा है। इवॉल्व मीन्स डेवलप। इश्यूज आ रहे हैं कि किसके पास अथॉरिटी है, करिकुलम में सिलेबस में चेंजेस, लैंग्वेज की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, फंडिंग कैसे होनी चाहिए, डिजिटल गवर्नेंस कैसे होगी, इसकी वजह से एक इशू बन चुका है। अभी डिबेट्स हुई हैं एनईपी को लेके, फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस को लेके, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेके, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। हालांकि जो एजुकेशन होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो दोनों गवर्नमेंट्स जो है लॉ बना सकती हैं, लेकिन अभी का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा फेवर करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर रखती है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू, यूजीसी के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू, फंडिंग के थ्रू सेंटर के पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा पावर होती है इन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ऊपर। एनईपी 2020 आया जिसने चेंजेस लेके आया कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेके आया, एक क्रेडिट्स का बैंक बनाया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिन मतलब बहुत सारी चीज़ें साथ में सिखाई जा रही हैं, इंटरनेशनलाइजेशन किया। तो सेंटर का रोल बढ़ चुका है। सेंटर ही फंडिंग करता है, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों से। तो सेंट्रल का गवर्नमेंट बढ़ता जा सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। चेंजेस भी ऐसे आए हैं इन सब के अंदर जिसकी वजह से स्टेट का जो इंडिपेंडेंस है वो कम होता जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। स्टेट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी है जिनकी, जैसे कि तमिलनाडु, इनको लगता है कि इससे बैलेंस खराब हो रहा है। तो पूरे पैराग्राफ में घुमा घुमा के ऑथर एक ही बात कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर बढ़ाती जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम होती जा रही है। सेंट्रल स्टेट जो रिश्ते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई के ही होते हैं। बहुत सारी स्टेट्स जो है उन्होंने अडॉप्ट भी किया है चेंजेस को, और उनको मैं थोड़े बहुत चेंजेस भी लाए हैं, नेगोशिएशन भी किया है, डिस्कशन भी किया है। इंटरनेशनलाइजेशन जैसा एरिया जो है, स्टेट्स जो है पार्टनरशिप कर रही हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ। जो फ्यूचर है हायर एजुकेशन गवर्नमेंट्स को डिपेंड करता है कि सेंटर और स्टेट्स कितना अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं चीज़ों को। चलो, तो कौन सा फैक्टर है जो दिखा रहा है कि सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है? स्टेट पार्टनरशिप प्रमोट कर रही है तो इससे सेंट्रलाइजेशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा। सेंटर का इन्फ्लुएंस है इन सब चीज़ों की तरफ, सही बात है, सेंटर का इन्फ्लुएंस है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। स्टेट्स अडाप्ट कर रही हैं तो इससे तो सेंट्रल का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ रहा। डिस्प्यूट हो रहे हैं तो इससे भी सेंट्रल का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ रहा। सेंट्रल का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है? इन सारी एजेंसीज के थ्रू। तो आंसर वॉज बी। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट है जो मेंशन किया है पैसेज में कि सेंटर का रोल बढ़ रहा है? हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन से सेंटर का रोल बढ़ रहा है? नहीं। एजुकेशन हब्स स्टेट गवर्नमेंट सेट कर रही है, उससे सेंटर का रोल बढ़ रहा है? नहीं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर दिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कर दिए, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस कर दिए एनईपी 2020 के अंदर, इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अपनी चला ली है, इन सब चीज़ें कर दी है। स्टेट लेवल मॉडिफिकेशन हो रहा है, इससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही एनईपी निकाली और उसके अंदर ये सारी की सारी क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के इन स्किमिंग आर्टिकल। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डॉन्टिंग जो आपको डरा दे, इंसोलेंट जो बहुत रूड हो, म्यूनिफिसेंट जिसका दिल बहुत बड़ा हो, नेसेंट जो भी नया नया हो, डेवलप कर रहा हो, परवेसिव जो सब जगह फैला हुआ। 5 4 3 1 एंड 2। चलिए प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। बेयर द ब्रंट, उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उस चीज़ का। लेट द डस्ट सेटल, चीज़ों को शांत हो जाने दो। गेट वंस वायर्स क्रॉस, वायर्स उलझ गए मतलब आप कंफ्यूज हो गए हो। हैव सेकंड थॉट्स, आप दोबारा से सोच रहे हो उस चीज़ को। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मतलब आपने उस बात को एडमिट कर लिया, कन्फेस कर लिया। D E A C and B स्कोर्स एवरीवन। चलिए 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। एवरीवन हैज़ टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। हर बच्चे को लिखना है। जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज़ टू राइट। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम अभी कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा इसी वीडियो के। तो सबको लिखने हैं कम से कम 3 वर्ड।
ठीक है? अच्छा, अगली बात, येस ऑफिसर में एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र आया है, जो कि आज आया है, और वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कंप्लीट बैंकिंग एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो और आप, क्योंकि अब बैक टू बैक देखो नोटिफ़िकेशन आने वाले हैं बैंक एग्ज़ाम्स के, एसबीआई पीओ कभी भी आ सकता है, एसबीआई क्लर्क आ सकता है, फिर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स बैक टू बैक आने वाले हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं तैयारी की। अगर आप आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो और आप चाहते हो कि इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से आप अपनी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट करो, तो आपको आज, कल, अब मतलब 14th जून तक आपको कंप्लीट जो परफेक्शन हो गया, कंप्लीट क्वांट्स का बैच हो गया, रीजनिंग का बैच हो गया, सारे के सारे बैचेस, मतलब जितने भी बैचेस आज तक आए हैं और जितने भी अगले 1 महीने तक आने वाले हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएँगे 2880 में, सिर्फ़ और सिर्फ़। मतलब ये आज तक का लोएस्ट प्राइस है, इससे कम प्राइस आज तक कभी नहीं हुआ। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक वेट कर रहे थे सब्सक्रिप्शन का कि अब नहीं लेंगे, अभी तक डिले कर रहे थे, वो आज के आज ले सकते हैं। 24 मंथ्स आपको इतने में मिल जाएगा, 36 मंथ्स आपको इतने में। तो इट इज़ द लोएस्ट प्राइस, जब से येस ऑफिसर आया तब से आज तक का ये लोएस्ट प्राइस है। तो जितने भी बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है वो आज के आज ले लेंगे। कोड आप सफलता लगाओगे, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लोगे आप क्लासेस में आना स्टार्ट करोगे। परफेक्शन 6.0 से आपको स्टार्ट। तो ये था सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए आज तक का सबसे बड़ा ऑफर। जितने लोगों को इंग्लिश पढ़नी है, केवल आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करो, आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, तो आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसमें आपका कोड निमेशा लग जाएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस, ठीक है? जिन बच्चों को रिन्यू करवाना है वो रिन्यू भी करवा सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल से इनको जॉइन कर लो, यहाँ सारी पीडीएफ, सारी मैगज़ीन्स मिल जाएँगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज़ का आंसर दे। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन भी मिस नहीं, चाहे कोई भी। आप परफेक्शन 6.0 में क्लासेस में आओगे, आपको इसकी पहली क्लास से देखना, पुराने परफेक्शन नहीं देखने होते। जिस परफेक्शन से आप जॉइन कर रहे हो उसकी पहली क्लास से देखना स्टार्ट करोगे। अगर 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा परफेक्शन को रेगुलरली दोगे तो इंग्लिश ऑटोमैटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है? सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू एवरीवन। हाँ, नोट्स का, ग्रामर के नोट्स का लिंक आप लोगों को लाइव चैट पे शेयर हो चुका है। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।